जहां पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिल रही है। केदार घाटी में बारिश से भारी तबाही मची है। केदार घाटी के ऊखी मठ क्षेत्र में रात भर मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं। जबकि ऊखी मठ, कुंड और मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता को जोड़ने वाला मोटर मार्ग कई स्थानों पर धंस चुका है। और इतना ही नहीं, बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह मलबा आ चुका है। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऊखी मठ में उफनते नदी नालों को आप देख सकते हैं। सड़क जाम है, श्रद्धालुओं में त्राहिमाम है। श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। जो केदार घाटी की तस्वीर है वो काफी इस वक्त डराने वाली है। आप देख सकते हैं कई जगह से रास्ता जो कि पूरी तरीके से आवाजाही के लिए बाधित है, क्योंकि रास्ते धंस चुके हैं। नदी नाले उफान पर है मूसलाधार बारिश की वजह से। और अगली बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां तुंगनाथ धाम में 2 तीर्थ यात्रियों की मौत की जानकारी है। तबीयत बिगड़ने से श्रद्धालु की जान गई है। ये अपडेट है, ये जानकारी है। अंधेरा होने की वजह से वहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर है। तबीयत बिगड़ने पर श्रद्धालुओं की जान गई है। तुंगनाथ धाम में 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर श्रद्धालुओं की जान गई। हालांकि इन श्रद्धालुओं को किस बात की शिकायत थी, किस तरीके से इनकी तबीयत खराब हुई, अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है और हेलूगाड़ के पास रोड पर मलबा गिरा है। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये तस्वीर देखिए, उत्तरकाशी लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे इस वक्त बंद है। हेलूगाड़ के पास का ये रास्ता है जो कि इस वक्त बंद है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार है, लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ से आने जाने में आवाजाही की इस वक्त परेशानी बढ़ चुकी है। एक बार फिर से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हुआ है। धारचूला से अब खबर, जहां धारचूला में एक बार फिर से आसमानी आफत बरसी है। गलाती धामी गांव में बादल फटा और इसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं 40 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। सितंबर महीने में भी पहाड़ पर बादलों का सितम जारी है। धारचूला में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के साथ ही आसमानी आफत बरसी है। गलाती धामी गांव के पास बादल फट गया। बादल फटने से नेपाल के बरसाती नाले में उफान आ गया, जिससे उसके आसपास बने कई मकान पानी में बह गए। इस तस्वीर को देखिए, ये कुदरत के रौद्र रूप को बयां कर रही है। कैसे एक मकान बरसाती नाले में गिर रहा है। किनारे पर बने कई और मकानों को भी खतरा है। ऐसे में इन घरों को खाली करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। धारचूला में काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण काली नदी किनारे रहे लोगों को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत का ये मामला है। ये मामला पथरी थाना इलाके के फूलगढ़ गांव का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और बताया ये जा रहा है कि प्रधान प्रत्याशी ने वोटर्स को लुभाने के लिए शराब बांटी थी। इसी शराब को पीने से 4 लोगों की जान गई। प्रत्याशी ने वोटर्स को लुभाने के लिए शराब बांटी थी। इसी शराब को पीने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है और पुलिस देखिए मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी गई। चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है।
अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे। और बड़ी खबर आपको इस मामले में एक और दे दें, लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत का मामला है, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किया है आदेश। संबंधित थाने प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश है। संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश है। शराब की सप्लाई कहां से हुई, इसकी हो रही है जांच। तो डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है। संबंधित थाना प्रभारी को सबसे पहले सस्पेंड करने का आदेश है और इसके बाद शराब की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसकी भी जांच हो। प्रधान प्रत्याशी द्वारा ये शराब बांटी गई थी और उसमें 4 लोगों की डेथ अभी तक होने की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें हमने पुलिस को तत्काल एसएसपी को वहाँ मौका मुआयने पे भेज दिया है। साथ ही जो जिसके द्वारा शराब बांटी गई थी और जो जिसके द्वारा सप्लाई की गई थी, सप्लाई चेन में जो लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ थानाध्यक्ष को प्राथमिक लापरवाही के लिए उसके निलंबन के भी आदेश दिए हैं। तो डीजीपी का बयान आपने सुना, थाना प्रभारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, इसके आदेश। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शराब की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसकी जानकारी भी जुटाई जाए। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हम कह सकते हैं कि शराब बांटने का आरोप ग्राम प्रधान पर है, बताइएगा कि इसके बाद अब स्थिति क्या है, क्या कुछ जानकारी मिली है इस पूरे मामले में? शराब की सप्लाई को लेकर क्या कुछ अब तक जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल जी, देखिए ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि जो शराब बांटने का आरोप है वो जो ग्राम प्रधान का जो प्रत्याशी इस वक्त है उसके द्वारा ये शराब बांटी गई है। और क्योंकि इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार में और ऐसे में शराब लगातार पकड़ी भी जा रही थी, लेकिन जैसे मौतों का मामला सामने आया है तो ये अपने आप में एक हड़कंप मचा दिया, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर आबकारी विभाग हो। अभी तक की जानकारी ये भी है कि जो थानाध्यक्ष है, संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा जो आबकारी की टीम है, जो लक्सर सर्कल में पूरे एक आबकारी की टीम आती है, उनको सभी को निलंबित करने के भी आदेश अब जल्द ही जारी होने वाले हैं। इन सभी को हटाया जाएगा। ये लापरवाही है क्योंकि हरिद्वार में पहले भी इस तरीके से शराब कांड हुआ था। तकरीबन हरिद्वार से लेकर आगे तक अगर हम बात करें यूपी बॉर्डर तक, तो 100 लोगों की जान उस वक्त गई थी। लेकिन उसके बाद भी बड़ी लापरवाही आबकारी विभाग और पुलिस के उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के सामने आई है, उन लोगों के सामने आई है, जिस फिर से इस तरीके की घटना हरिद्वार में देखने को मिली है। सीधे तौर पर क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले पुलिस भी ये दावा करती है कि तमाम जो शराब है अवैध तरीके से उसकी बिक्री ना हो, बांटी ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की बड़ी घटना अगर हो जाती है तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। इस पर पूरी तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने ये आदेश दिए हैं कि ये चेन कहां से, ये शराब कहां से आई गई थी, उसकी जानकारी जुटाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये शराब किसी और व्यक्तियों तक पहुंचती है तो ऐसी कई और लोगों की जान जाने का भी खतरा है। तो ऐसे में तमाम इस शराब की चेन को पकड़ा जा रहा है कि कहां से इन तमाम चीज़ों को लाया गया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान इस तरीके से शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आए, ये अपने आप में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बड़े एक्शन होना इसमें तय है। फिलहाल थाना प्रभारी को यहां से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस अभी इस पे छानबीन में लगी हुई है। जो जिन लोगों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि तमाम चीजें स्पष्ट हो सकें कि आखिर मौत के पीछे की पूरी वजह क्या रही और शराब कहां से ये आई थी, ये किस तरीके से नकली शराब बनाई जा रही थी या फिर ये चेन किस तरीके से थी, किस तरीके से चुनाव में शराब को पहुंचाया गया। तमाम जो चेकिंग बॉर्डर्स इस वक्त बनाए गए हैं उन तमाम लोगों के होने के बावजूद ये शराब आ गई, क्या इसमें किसी की मिली भगत हो सकती है? इन तमाम चीजों को हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, जिस पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको दे दें, जहरीली शराब कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। लक्सर सर्कल के समस्त आबकारी स्टाफ को किया जा सकता है सस्पेंड। बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा पर भी गिर सकती है गाज, क्योंकि 4 लोगों की मौत की जानकारी है। इस मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जा चुका है। और अब देखिए, लक्सर सर्कल के जो समस्त आबकारी स्टाफ है, यानी कि जितने भी स्टाफ हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। रवि, बहुत बड़ी खबर और बड़ा अपडेट तो यही है कि जितने भी आबकारी स्टाफ हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा। क्या कुछ और खबर इस पर?
बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि जहरीली शराब कांड हरिद्वार में पहले भी हुआ, उस वक्त भी आबकारी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी और अब पूरी तैयारियां हो गई हैं। और इस तैयारियां ये है कि जो लश्कर सर्कल है उसके जो समस्त आबकारी स्टाफ है उसको बहुत जल्द सस्पेंड करने के आदेश जारी हो सकते हैं। ऐसे में जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में इस वक्त जो है तमाम जगह जो है सक्रिय होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीके से जहरीली शराब जो है आचार संहिता लगने के बावजूद भी जो है जिले में है और बांटी जा रही है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। और जहरीली शराब कांड से ये जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है कि जो इस वक्त जो वहाँ पर जो आबकारी स्टाफ है, जो जिम्मेदार जो स्टाफ था, जिनके द्वारा कार्रवाई पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन अब मौतें हो गई हैं, अभी भी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में मुख्यालय स्तर से इसको लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और पूरे सर्कल स्टाफ को सस्पेंड करने के आदेश बहुत जल्द जारी हो सकते हैं, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। धारचूला में आई आपदा में एक महिला की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने महिला का शव बरामद कर लिया है। अभी भी कई लोगों के लापता होने की संभावना है। नेपाल के रहने वाले 6 लोग भी लापता हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुदरती कहर देखने को मिला और एसडीआरएफ ने बरामद किया महिला का शव। अभी भी कई लोगों के लापता होने की संभावना जाहिर की जा रही है। नीरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और माना जा रहा है कि कई लोग अभी भी लापता हैं, कई लोग मलबे में दबे भी हो सकते हैं। एक महिला का शव भी बरामद हुआ। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? नीरज, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से बरसाती नाले में उफान देखने को मिला और धारचूला में एक महिला का शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ ने महिला का शव बरामद कर लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी कई लोग लापता हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है क्योंकि कई मकान जो कि क्षतिग्रस्त हो गए पूरी तरीके से। नीरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? जैसे कि मैं सभी को बताना चाहूंगा कि सुबह से लगातार रेस्क्यू जारी है। प्रशासन यहाँ पे मौके पे मौजूद है। लगातार यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जितने भी मलबे में दबे लोग हैं उनके रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी फिलहाल एक ही तक यहाँ पे बरामद हुआ है। उसके बाद ही यहाँ पे प्रशासन लगातार अपनी रेस्क्यू कार्रवाई कर रहा है और यहाँ पे अभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी मौजूद हैं यहाँ पे। जी नीरज, कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी लापता हो सकते हैं, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। इसको लेकर कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि नेपाल के रहने वाले 6 लोग भी लापता बताए जा रहे हैं? जैसे कि अभी प्रशासन ने 36 परिवार लगभग यहाँ पे चिन्हित किए हैं जो यहाँ से प्रशासन ने रेस्क्यू किया था। उसमें कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे उनका रेस्क्यू कर रहा है और लगातार ही यहाँ पे प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पे राहत सामग्री और जो घायल हैं या जो यहाँ पे चल नहीं पा रहे बुजुर्ग हैं उनको यहाँ से ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। बात उत्तराखंड में फैल रही बच्चा चोरों की दहशत की भी कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में इन दिनों बच्चों को चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने से लोगों में दहशत है। सवाल यह है कि बच्चा चोरी की खबरें साजिश हैं या फिर अफवाह। रिपोर्ट में देखिए। क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? क्या उत्तराखंड में कोई बच्चा चोर गैंग सक्रिय है? आखिरकार बच्चों का दुश्मन कौन? बच्चों को चुराकर किसको क्या मिलेगा? इन मासूम बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी? बच्चा चोरी साजिश या अफवाह? एबीपी गंगा पर बच्चा चोर गैंग पर बड़ा खुलासा। और अब आपको देहरादून से बड़ी खबर दे दें। इस मसले पर बड़ी खबर यह है कि बच्चा चोर गैंग को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। बच्चा चोर गैंग सिर्फ अफवाह है, डीजीपी अशोक कुमार का ये बयान आपको बता रहे हैं। लोगों को कोई संदिग्ध लगे तो पुलिस को सूचित करें,
खुद से कोई एक्शन ना ले। ये अपील भी उन्होंने साथ में की है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, अफवाह फैलाने वालों पर रासुका लगाएंगे। राज्यों में बच्चा चोर के गैंग के सक्रिय होने की बातें सामने आने लगी हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। उसमें से एक राज्य उत्तराखंड भी है और उत्तराखंड के पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ हैं। इन तमाम चीज़ों की क्या हकीकत है और अभी तक पुलिस इस पर क्या कर रही है, उससे बातचीत करते हैं। सर, एक बच्चा चोर गैंग अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, ये सब अफवाहें हैं और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कहीं किसी को शक होता भी है किसी पर तो पुलिस को सूचित करें। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं, गंभीर अपराध कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक 2 जिलों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा आ रही हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो वहाँ पर क्योंकि कुछ संदिग्ध लोग मिले, देहात क्षेत्र में लोग उनको पीटने भी लगे हैं। नहीं, ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं जो बिना किसी उसके अफवाह फैलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिना किसी वेरिफिकेशन के ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति की पिटाई करते हैं। अगर आपको किसी आदमी पे शक है तो उसकी पुलिस के सामने लेकर आइए उसको। पुलिस उसके बारे में वेरीफाई करेगी, कौन है, कहाँ से आया है, पूरा सत्यापन कराएंगे। तो ये खुद इस तरह से भीड़ करके किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट करना पूर्णतः गैरकानूनी है और ये सब जो है इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया इस पर ज़्यादातर सक्रिय दिखाई दे रहा है इस अफवाहों को फैलाने में, तो आपने किस तरह के निर्देश दिए हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे भी हमने कहा है कि लोग बाग अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना भी एक अपराध है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होती है, तो विभिन्न धाराओं में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। जैसा आपने कहा, पूरी लोक व्यवस्था भंग हो जाती है तो ऐसे में तो NSA तक की कार्रवाई की जा सकती है। तो कृपया करके मेरी अपील है कि इस तरह की अफवाहें न फैलाएं। उत्तराखंड में सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उससे सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही ओलंपिक में हिस्सा होने पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा खिलाड़ियों को। ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए पदक जीतें। इसलिए हमने इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। और उधर हल्द्वानी के मोबाइल शोरूम में करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और इससे पुलिस में भी हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में लगी हुई है। हल्द्वानी के इस मोबाइल शोरूम में बहुत बड़ा डाका डाला गया। शोरूम में दाखिल हुए चोर करीब 150 मोबाइल चुरा कर ले गए। शोरूम कर्मचारियों की माने तो इन मोबाइल की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम CCTV की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। शोरूम के हर CCTV को देखा जा रहा है ताकि चोरों की पहचान हो पाए। 6 से 7 युवक जो है वो CCTV में दिखाई दे रहे हैं और ये A1 करके जो दुकान है मोबाइल की, इसमें 3 महीने पहले भी एक अटैम्प्ट हुआ था जिसमें एक एक्यूज पकड़ा गया था। इसमें पूरी घटना का CCTV फुटेज हमारे पास आ गया है। उसके आधार पर 2 टीमें हमारे यहाँ से रवाना हो गई हैं और जल्दी इसका खुलासा होगा। इसमें 150 करीब मोबाइल अभी तक जो उनकी सूचना है उसमें 150 मोबाइल करीब इसमें गए। शोरूम कर्मी जब सुबह के समय ड्यूटी पर पहुंचे तो मोबाइल के खाली डिब्बे देखकर उनके होश उड़ गए। शोरूम में मोबाइल की गिनती की गई तो पता चला कि 150 मोबाइल गायब हैं। चोरों की तलाश के लिए पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं। ये टीम CCTV फुटेज के जरिए चोरों की पहचान कर उनका सुराग तलाशेगी। ABP गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और अगली खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी से विधायक राजकुमार पोरी ने निर्माणाधीन ल्वाली झील पर सवाल उठा दिए हैं। पोरी ने कहा कि झील पर अब तक खर्च किए गए करीब 7 करोड़ रुपए सिर्फ फिजूल खर्ची है। इस झील का निर्माण मुकेश कोहली के विधायक कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन इसे अब फिजूल खर्ची बता रहे हैं। हमसे भी बात हुई है पौड़ी के जिलाधिकारी से कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए।
जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए। और वहीं कोरोना काल के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कोविड सेंटर की कैंटीन से लिए गए दाल और चावल के सैंपल फेल हो चुके हैं। सैंपल फेल होने पर एडीएम रामजी शरण शर्मा की कोर्ट ने कैंटीन संचालक पर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने दूध के 4 व्यापारियों पर और एक सब्जी दुकानदार पर भी 40,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। मान्य को न पाने के कारण उनके खिलाफ माननीय न्याय निर्णय अधिकारी के एडीएम कोर्ट में बात दायर किया गया था, जिसका डिसीजन अभी 2 दिन पहले आया है और जिसमें कि पार्टी को एक केस में 5 लाख और एक में 2.5 लाख, टोटल 7.5 लाख रुपये जुर्माना किया गया। और उधर यमुनोत्री पैदल मार्ग अभी भी बदहाल है। खस्ताहाल रोड से ही तीर्थ यात्री सफर करने को मजबूर हैं, मगर प्रशासन को लगता है कि किसी हादसे का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। राम मंदिर और भैरव मंदिर के बीच यमुनोत्री मार्ग बदहाल है। इस जगह पर मार्ग बेहद संकरा हो गया है और ऐसे में यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक संकरे मार्ग से कैसे यात्री आवाजाही कर रहे हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो ये लोग सीधे खाई में जा गिरेंगे। यात्रा मार्ग की दुश्वारियों को लेकर तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। वहाँ पे 1.5 महीना रास्ता टूट रखा है और वहाँ पे अभी भी कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि यात्री बढ़ेगा, 5,000 10,000 एक दिन में चलेगा और इसलिए हम सरकार से और प्रशासन से चाहते हैं कि वहाँ तुरंत। तो यमुनोत्री धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लोग अभी भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, नहीं अब तक वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।